नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। वेलकम टू ग्रेडियंट एकेडमी, सिर्फ ज्ञान और शिक्षा। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आपकी तैयारी कैसी चल रही है? बीपीएससी 7वें चरण बिहार शिक्षक बहाली परीक्षा की। दोस्तों, हमारे चैनल के द्वारा वीडियो सीरीज के माध्यम से सभी विषयों का सिलेबस के अनुसार संपूर्ण सटीक और बेहतर तैयारी कराई जा रही है। यदि आप अभी तक तैयारी वाले ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सएप तैयारी ग्रुप से जुड़ने के लिए हमारे इस नंबर 7091443130 पे संपर्क करें और ग्रुप को ज्वाइन कर अपनी तैयारी को बेहतर करें। आइए आज के वीडियो में देखते हैं भूगोल विषय से सुपर 30 काफी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। आइए बढ़ते हैं सबसे पहले प्रश्न की ओर। यहां पे देखिए दोस्तों, निम्न में सबसे अधिक कठोर खनिज कौन सा है? यहां पे आपसे पूछा जा रहा है सबसे अधिक कठोर खनिज, और यहां 4 ऑप्शंस है: लोहा, मैग्नीज, सोना और हीरा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हीरा हो जाएगा, क्योंकि हीरा दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ होता है। इसका घनत्व क्या होता है? याद रखिए 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब के वॉल्यूम में इसका घनत्व होता है 3.5 ग्राम। और हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है दोस्तों? 2.42। ये हीरा से कुछ जानकारियां हैं जो कि परीक्षा में पूछा जाता है, तो ये सब आप नोट कर ले कहीं पे। हीरा का घनत्व, हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। ये सबसे ज्यादा प्रकाश को मोड़ सकता है, ठीक है। हीरा कार्बन का शुद्धतम रूप होता है दोस्तों। इसके साथ साथ हीरा उष्मा तथा विद्युत का कुचालक होता है। और हीरा के अंदर जो कार्बन परमाणु है वो किस बंध से जुड़े होते हैं? तो सह संयोजी बंध, कोवैलेंट बॉन्ड से हीरे के अंदर कार्बन परमाणु एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो ये सभी हीरा के बारे में विशेष जानकारी है जो कि परीक्षा में पूछी जाती है दोस्तों। तो ये सब आप कहीं पे नोट कर लें या पीडीएफ प्राप्त कर लें, तो आपको ये सभी जानकारियां पीडीएफ के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। अब आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, कौन सा ऊर्जा का स्रोत अनवीकरणीय है? अनवीकरणीय, नॉन रिन्यूएबल, ठीक है, अनवीकरणीय। तो यहां पे नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत और अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत, ये दोनों आप स्पष्ट कर लें, क्योंकि इससे निश्चित रूप से प्रश्न रहने की संभावना है भूगोल विषय में। ये काफी सिंपल है दोस्तों। नवीकरणीय स्रोत क्या है? जो जल्दी पूरित हो जाता है। अगर वो खत्म हो गया तो उसकी पूर्ति में ज्यादा समय नहीं लगते हैं, जबकि अनवीकरणीय स्रोत है जिनकी पूर्ति में काफी ज्यादा समय लगता है, हजारों वर्ष का समय लग जाता है। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सभी बनने में हजारों लाखों वर्ष का समय लग जाता है दोस्तों। लेकिन सौर ऊर्जा है, वो अगर खत्म हो गया तो तुरंत फिर पूर्ति हो जाता है। पवन ऊर्जा है, वो जल्दी खत्म नहीं होगा, अगर खत्म होगा तो जल्दी ही पूर्ति हो जाता है। जल ऊर्जा भी ठीक उसी प्रकार का है। तो देखिए, नवीकरणीय क्या हो गया? जो पुनः पूर्ति हो जाए कम समय में, है ना। और अनवीकरणीय क्या हो गया? जिसको बनने में हजारों वर्ष का समय लगता है। तो यहां पे आपसे क्या पूछा गया है? अनवीकरणीय स्रोत, मतलब वह स्रोत जो हजारों वर्ष
लगता है जिसको पुनः पूर्ति होने में, पुनः बनने में। तो यहां क्या हो जाएगा उत्तर? ऑप्शन सी, कोयला। इसका क्या उत्तर हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी हो जाएगा, कोयला। पहले प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी और दूसरे प्रश्न का भी सही उत्तर ऑप्शन सी। अब आइए तीसरा प्रश्न देखिए, सर्वोत्तम कोयला का प्रकार कौन सा है? यहां कोयला का प्रकार आपको बताना है। 3 प्रकार का होता है, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट और बिटुमिनस। ये जो तीनों आप देख रहे हैं ए, सी और डी में, ये तीनों कोयला का प्रकार है। लेकिन आपको बताना है कि सर्वोत्तम कौन सा है, सबसे बढ़िया कोयला कौन सा होता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट को सर्वोत्तम कोयला कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सिलेबस के अनुसार संपूर्ण मटेरियल 7वें चरण शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 7091443130 और व्हाट्सएप पे पीडीएफ मटेरियल और प्रैक्टिस सेट प्राप्त करके अपनी तैयारी को ज्यादा बेहतर कर सकते हैं दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न देखिए, भारत का सबसे बड़ा लोहा उत्पादक राज्य कौन सा है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न, ज्योग्राफी से। वर्ग 10 के ज्योग्राफी SCERT और NCERT ये दोनों ही प्रकार के किताबों से प्रश्नों को लिया गया है दोस्तों। तो बताना है भारत में सबसे बड़ा लोहा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। कर्नाटक भारत का सबसे बड़ा लोहा उत्पादक राज्य है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहां हुआ था? पांचवा प्रश्न है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहां हुआ था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहां हुआ था दोस्तों, यह बताना है आपको 5 नंबर प्रश्न में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रियो डी जेनेरो में। रियो डी जेनेरो में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। ठीक है, तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन ऑप्शन बी, रियो डी जेनेरो में हुआ था। अब आपको बताना है रियो डी जेनेरो किस देश में है, यह कमेंट करके हमको बताइए दोस्तों कि रियो डी जेनेरो किस देश में है। इस वीडियो सीरीज के आखिर में मैं बता दूंगा रियो डी जेनेरो किस देश में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्वितीय और कब हुआ था यह भी जान ले। 1992 ईस्वी में 1992 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो में हुआ था तथा द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहां हुआ था? जोहान्सबर्ग में हुआ था 2002 में, दक्षिण अफ्रीका में है जोहान्सबर्ग। और तीसरा 2012 में कहां हुआ था? तो रियो डी जेनेरो में ही हुआ था। तो प्रथम रियो डी जेनेरो और तीसरा भी रियो डी जेनेरो और दूसरा कहां पे हुआ? तो जोहान्सबर्ग में हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखते हैं छठा प्रश्न, भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहां स्थापित हुआ? भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहां स्थापित हुआ? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, तारापुर, महाराष्ट्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न देखिए, ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? ज्वारीय ऊर्जा दोस्तों किस प्रकार का संसाधन है ये बताना है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, पुनः पूर्ति योग्य। ठीक है, नवीकरणीय, रीन्यूएबल। आइए आगे बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न देखिए, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है?
तो आप लोग दोस्तों लाख किलोमीटर में याद किए होंगे, लाख वर्ग किलोमीटर में, जो कि 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर होता है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा करोड़ हेक्टेयर में कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन सी 32.8 करोड़ हेक्टेयर, 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर और 32.87 करोड़ हेक्टेयर भी। तो भारत का कुल क्षेत्रफल इतना है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न देख लीजिए। टैक्सोल का उपयोग होता है, टैक्सोल का उपयोग किस बीमारी में होता है यह बताना है। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी कैंसर में। टैक्सोल का उपयोग कैंसर बीमारी के इलाज में होता है। 10वां प्रश्न देखिए। भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? भारत में कितने प्रकार के पाए जाते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी लगभग 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। आइए 11 नंबर प्रश्न देखिए। निम्नांकित में कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? निम्नांकित में कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? मीन्स वह खनिज जो धातु नहीं है। आपको यह बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा खनिज है जो धातु नहीं है। तो दोस्तों 11 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। यहां पे ऑप्शन सी अभ्रक भी और ग्रेफाइट भी, ये दोनों अधातु हैं, इसलिए उपर्युक्त में से एक से अधिक इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। अब आइए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न देखिए। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है ये बताना है। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी मैग्नीज का। आइए दोस्तों आगे देखते हैं 13 नंबर प्रश्न। एकदम बने रहिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए दोस्तों। इसमें एक्सपर्ट के द्वारा काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों को चुना गया है। निम्न में कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? निम्न में कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले प्राथमिक ऊर्जा को समझिए। वैसा ऊर्जा जो प्रकृति में पाया जाता है, नहीं कच्चा ईंधन के रूप में पाया जाता है प्रकृति में, वह मनुष्य के द्वारा किसी तरीके से रूपांतरित नहीं किया गया होता है, प्रकृति में पाया जाता है कच्चा ईंधन के रूप में। तो वह कौन सा है इसमें से ये बताना है आपको। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी विद्युत प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, क्योंकि कोयला जो है वो प्रकृति में पाया जाता है और यह प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है। पेट्रोलियम भी प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है, प्राकृतिक गैस भी प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है। लेकिन जो आप ऑप्शन बी में देख रहे हैं विद्युत, ये प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, यह मानव निर्मित ऊर्जा है ना। तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी विद्युत। अब आइए 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है? भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है ये बताना है आपको। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी लगभग 6 प्रकार की, मुख्य रूप से 6 प्रकार की। कहीं कहीं आप देखेंगे तो 8 प्रकार का भी दिया रहता है, लेकिन मुख्य रूप से 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। कौन कौन? तो जलोढ़ मिट्टी, तो जलोढ़ मिट्टी जिसको कछारी मिट्टी भी कहा जाता है, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी और वन मिट्टी, है ना। ये सभी 6 प्रकार की मिट्टी भारत में पाई जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? भूमि निम्नीकरण का मतलब समझ रहे हैं दोस्तों क्या होता है? जो भूमि में उर्वरक क्षमता जो है, उर्वरा शक्ति जो है वो कम हो जाना, उसका क्या कारण है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए
खेती, लगातार खेती पंजाब में भूमि निम्नीकरण का कारण है। अब आइए 16 नंबर देखिए, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो सोपानी कृषि क्या होता है? तो पर्वतीय क्षेत्र में दोस्तों सीढ़ी नुमा खेत बना के खेती किया जाता है, कहवा वगैरह उस पर उगाया जाता है। तो सीढ़ी नुमा खेती जो होता है पहाड़ी क्षेत्रों में, उसको सोपानी कृषि कहते हैं। तो किस राज्य में होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड में। कहां पे होगा? उत्तराखंड में हो जाएगा सोपानी कृषि। अब 17 नंबर प्रश्न देखिए, संविधान की धारा 21 का संबंध है। संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? इन सभी ऑप्शंस को पढ़े दोस्तों, फिर हमें उत्तर बताने का प्रयास करें प्रश्न संख्या के साथ। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वन्य जीवों को तथा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। संविधान की धारा 21 वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न देखिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था? नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेधा पाटेकर। मेधा पाटेकर के नेतृत्व में नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू हुआ था दोस्तों। और यहाँ सुंदरलाल बहुगुणा आप जो देख रहे हैं, ये चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन की शुरुआत किए थे। पेड़ से चिपक जाते थे जब कोई काटने जाता था तो चिपको आंदोलन की शुरुआत किए थे सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन सी में आप देख रहे हैं। और नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटेकर, ऑप्शन बी। आइए आगे बढ़ते हैं। ये एक ऐसा प्रश्न है जहां पे कंफ्यूजन रहता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है यहां पे। तो याद रखिए, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है, ऑप्शन ए, ठीक है। और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। कैसे आपको याद रहेगा? पुरानी को बांगर और नई को खादर। खादर जो है वो नया मिट्टी होता है, जलोढ़ मिट्टी, और पुराना क्या होता है? बांगर कहा जाता है पुराना जलोढ़ मिट्टी को। तो आप 2 4 5 बार बोलेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। अब आइए 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। उड़ीसा में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। उड़ीसा में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वनोन्मूलन। अब वनोन्मूलन क्या होता है? तो वनों की कटाई, वनों की संख्या में कमी होना, इसी को वनोन्मूलन कहा जाता है। तो उड़ीसा में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण वनोन्मूलन है। 21वां प्रश्न देखिए, भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? तो आसान सा प्रश्न है, केरल को कहा जाता है भारत का नारियल प्रदेश। आइए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर प्रश्न देखिए, हरित क्रांति का मुख्य उपज क्या है? हरित क्रांति का मुख्य उपज क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गेहूं। यहां पे दोस्तों गेहूं में ही टिक लगाएं, गेहूं इसका सही उत्तर होगा। अब आइए 23वां प्रश्न देखिए। लेकिन हरित क्रांति से दोस्तों और भी कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे हरित क्रांति भारत में कब आई? तो वही 1966-67 के आसपास आई। अब भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। जबकि विश्व में अगर पूछा जाएगा विश्व में हरित क्रांति कौन लाए, तो नॉर्मन बोरलॉग, ये विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं। जबकि भारत में एम.एस. स्वामीनाथन। और कब आई? तो 1966-67 के आसपास भारत में हरित क्रांति आई। हरित क्रांति से ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न देखिए,
दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना महाराष्ट्र राज्य में उपजाया जाता है। चलिए 24वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ऑपरेशन फ्लड योजना किस वर्ष आरंभ की गई? ऑपरेशन फ्लड योजना किस वर्ष आरंभ की गई? तो सही उत्तर है 1950। कई बार पूछा जाता है ऑपरेशन फ्लड योजना किसके उत्पादन से संबंधित है? तो ये दुग्ध उत्पादन और डेयरी प्रोडक्ट के उत्पादन से संबंधित है दोस्तों, ऑपरेशन फ्लड। चलिए 25 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत में हरित क्रांति कब आई? आई क्या दोस्तों हरित क्रांति से वो प्रश्न? तो वही 1966 में शुरू हुई थी। तो ये सी हो जाएगा इसका ऑप्शन। हालांकि बी सी डी ये तीनों ही साल है जिसके आसपास हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। अब इस ऑप्शन में लगातार एक के बाद एक दिया हुआ है ना, तो थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूजन है। लेकिन अगर 66 और 67 दोनों में से कोई एक दिया हुआ हो तो आप 66 भी लगा सकते हैं ऑप्शन में या 67 भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1966। ठीक है दोस्तों। अब देखें यहाँ पे 26वां प्रश्न। निम्नलिखित में किस फसल की खेती के लिए ढालू भूमि आवश्यक है? ढालू भूमि किस फसल की खेती के लिए आवश्यक है ये बताना है। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, कहवा की खेती के लिए। कहवा की खेती के लिए ढालू भूमि आवश्यक है। 27वां प्रश्न देखिए। भारत में किस किस्म की कॉफी उगाई जाती है? भारत में किस किस्म की कॉफी उगाई जाती है? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, अरेबिका। दोस्तों 7वें चरण शिक्षक बहाली परीक्षा की संपूर्ण तैयारी के लिए सिलेबस के अनुसार सटीक और सभी टॉपिक विषयों से पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7091443130 और व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जहां आपको पूरे सिलेबस के अनुसार सभी विषयों एवं सभी टॉपिक से पीडीएफ के माध्यम से तैयारी कराई जाती है। साथ में प्रैक्टिस सेट के द्वारा आपको प्रैक्टिस भी कराया जाता है। तो दोस्तों यहां ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर पर संपर्क करके 7091443130। अब 28 नंबर प्रश्न देखिए। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, गुजरात। 29वां प्रश्न देखिए। किस मृदा में नमी धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है? किस मृदा में नमी धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, काली मृदा। काली मिट्टी में, जिसे रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है, उसमें नमी धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है। 30वां प्रश्न देखिए। राष्ट्रीय जल नीति किस वर्ष घोषित हुई? राष्ट्रीय जल नीति किस वर्ष घोषित हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1987 ईस्वी में। दोस्तों ये हमारा सुपर 30 प्रश्न था भूगोल विषय से। वर्ग 10 के एनसीईआरटी तथा एससीईआरटी की किताबों से इन प्रश्नों को लिया गया था। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। यदि अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें। फॉर पीडीएफ एंड प्रैक्टिस सेट प्लीज कॉन्टेक्ट 7091443130।